प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं आपके साथ आयशा जुल्फिकार। मेरे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल समी इब्राहिम साहब और सईद काजी साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले सबसे समी साहब आपसे बात करना चाहूंगी सबसे पहले कि आप गए थे ईरान, कल कैसा रहा आपका ट्रिप? बड़ा अच्छा ट्रिप था, बड़ा हेक्टिक ट्रिप था, लेकिन क्योंकि एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट्स थी तो वो जो उस ट्रिप की तलखियाँ थी वो पीछे रह गई जब वो पाइपलाइन का इफ्तिताह हुआ। बड़ा लोगों में जोश व खरोश भी था। आगे चलते हैं प्रोग्राम में तो जरूर आपको भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। अमेरिका की शदीद मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान और ईरान के सदूर ने गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह कर दिया है, इस पर हम बात भी करेंगे। और पंजाब काबीना ने सूबे में हाई कोर्ट के 5 नए बेंच बनाने की मंजूरी दे दी है। गुफ्तगू का आगाज करेंगे इलेक्शन कमीशन के इस बयान से जिसमें कहा गया है कि नए कागजात की नामजदगी के लिए सदर की मंजूरी जरूरी नहीं, सिर्फ रस्मी है। सदर आसिफ अली जरदारी इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ये जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाई से। अदील बताएगा कि सदर जरदारी की जानिब से या पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है इस बयान पर? जी, जब इलेक्शन कमीशन ने सदर की मंजूरी के बगैर ही जो कागजात नामजदगी के मुसवदा प्रिंटिंग के लिए भिजवा दिया तो फारूक एच नाइक ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस पर एहतजाज भी किया और वाजे किया कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट का जो सेक्शन 107 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन से मुताल्लिक रूल्स हैं उनमें तरमीम के लिए सदर से मंजूरी लेना जो होती है वो लाजमी होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 7 मार्च से ये हमने मुसवदा भेजा हुआ था, वजारत कानून ने एतराज लगाए, हमने उनके एतराजात मुस्तरद कर दिए थे और सदर के पास जो मुसवदा है ये भिजवा दिया था। लेकिन जो 11 तारीख की जो डेडलाइन थी 12 बजे तक, उस वक्त तक उस मुसवदे की मंजूरी नहीं हुई और हम लेट हो रहे थे, डेडलाइन गुजर चुकी थी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने जा रहा है, इसकी हमें प्रिंटिंग करनी है उस डेडलाइन से पहले और मुल्क के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना है। इसलिए सदर की जो मंजूरी है वो सिर्फ रस्मी है, क्योंकि कागजात नामजदगी पर जो है वो सदर के साइन होने वो लाजमी नहीं है। इसलिए जो इस रस्मी जो कार्रवाई है इसकी जरूरत नहीं है। जी, यानी कि रस्मी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। समी साहब इस वजह से आप अदील से बात करना चाहेंगे? अदील ये बताइए कि क्यों पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं वो क्यों और गवर्नमेंट इसकी क्यों मुखालफत कर रही है? इसमें क्या बुराई है? अगर उम्मीदवारान की अहलियत के हवाले से तमाम फैक्ट्स सामने पहले आ जाएं तो इसमें उनको इतराज क्या है? समी साहब वो ये कहते हैं कि जो चीजें इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है ये गैर जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन अहले आना से मुतल्लिक क्यों पूछ रहा है? इलेक्शन कमीशन ये क्यों पूछ रहा है कि 5 साल में अपने हल्के में कोई काम किया या नहीं, क्योंकि 62 से इसका ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ये क्यों पूछ रहा है कि आपके पास कोई गैर मुल्की पासपोर्ट है या नहीं है, जब आप ये हलफनामा ले रहे हैं कि आपके पास दोहरी शहरियत नहीं है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ये क्यों पूछ रहा है कि 6 महीने से आपके जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं अदालतों में, क्योंकि जब कन्विक्शन पे नाअहली होती है, ज़ेर इल्तवा केसेस पर नाअहली नहीं होती। इस तरह 10 एतराज़ात वज़ारत कानून ने लगाए थे और कहा था ये गैर जरूरी सवालात हैं, इनकी जरूरत नहीं है। 62 और 63 से मुतल्लिक नहीं है ये सवालात। और पुराने कागजात नामजदगी में भी जो है बहुत से ऐसे सवालात हैं जो रेलेवेंट हैं और यहाँ पर जो नए जो फॉर्म है यहाँ इर्रेलेवेंट सवाल पूछे गए हैं। इस वजह से जो है वो मुखालफत सामने आ रही थी। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाई। अच्छा काजी साहब, इसमें जो असल बात थी वो एक तो ये थी कि जो उन्होंने लोन कोई लिया है नहीं लिया, क्योंकि ये भी आइन में है कि अगर किसी ने लोन लिया है और वो राइट ऑफ करवाया है आपके किसी डिपेंडेंट ने तो फिर भी आप बाहर हो जाते हैं। मैं इसमें कहूँ कि सबसे अहम बात क्या है? अब सबसे अहम बात इसमें समी इब्राहिम साहब ये है कि जो एक शोर है कि जनाब इस सिस्टम को अब शफाफ करके ले जाया जाएगा और आ गए हैं फ़खरू भाई और वो सब कुछ कर लेंगे। सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं और ये कैसे मरहला तय होता है इस पे बहुत कुछ स्टेक पे है। इसमें जो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है सिस्टम की वो स्टेक पे है। इसमें जो आप क्योंकि लोग जो हैं 5 साल में जो उनके साथ हुआ वो आप सब देख रहे हैं और अब हमें ये बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी तो एक बहुत आला और अरफा चीज़ है, उसे इस्तेमाल करने वाले दुरुस्त नहीं थे। तो कौम कह रही है कि ले आएँ, ज़रा अच्छे वाले भी ले आएँ, आपके पास सारे इख्तियारात हैं तो हमें बता दें ताकि इसके समरात हमें 5 साल में तो जो मिले हमारे सामने है आइंदा ही मिल जाए। सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि इससे पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान में तलखी पैदा हो गई है? नहीं, तलखी तो अभी तो बहुत सी बातें होंगी। अभी तो मुस्लिम लीग नून और उन्होंने जो नाम अभी आज जो अखबार नाम दे रहे हैं, जो सदर साहब ने 2 लोगों को किया हुआ है
सिंध से, वो जब सामने नाम आएंगे, अभी मुलाकात शायद ना हो, मगर फिर क्या कोई और नाम देगी मुस्लिम लीग नून वाले, या फिर ये सारा इशू केयर टेकर का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। कोई आसान मामला नहीं है, मगर सब कौम इनको देख रही है, बड़े एफिशिएंट लोग हैं माशाल्लाह, बड़े। अच्छा, इसमें आयशा बात ये है कि ये जो एक इलेक्शन कमीशन का ये जो स्टांस है ना कि हम ये सवाल पूछना चाहेंगे और जो मुतलका इदारे हैं उनसे हमें वेरिफिकेशन चाहिए। अब बात यह है कि अगर किसी ने लोन लिया है और नहीं पे किया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है जो फौरी तौर पे बता देगा कि इसके किसी रिश्तेदार ने इतना लोन जो है वो उसको उन्होंने माफ करवाया है या उसमें वो डिफॉल्ट थे। अच्छा, ये नुक्ता बहुत अहम है। मैं फारूक एच नाइक साहब की ये जो मंतक है ना, इसको नहीं मानता कि आप उम्मीदवार जो है वो अपना सिर्फ एक एफिडेविट दें और आप उस एफिडेविट पे काम चला लें, क्योंकि हमेशा जो माजी में ये देखा है कि जो उनके करीबी तरीन अजीज थे, जो पार्लियामेंटेरियंस या जो गवर्नमेंट में लोग थे, उनके नाम पर करप्शन की गई, इस तरह की करप्शन के लोन लिए गए, वापस नहीं किए गए, टैक्स नहीं दिया गया। तो अगर ये लोग इस तरह के पार्लियामेंट में आ जाएंगे तो वो क्या कौम को डिलीवर करेंगे? तो ये एक इलेक्शन कमीशन की सही सोच है। और जो भी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, जो भी वो बात कर रहे हैं कि इसको रोकें आप, तो मेरा ख्याल है ये एक इंतहाई नामुनासिब है। वो अपनी पोजीशन का हिसाब खुद ही खराब कर रहे हैं। इन लोगों को पार्लियामेंट में जो लोन डिफॉल्टर्स हैं उनको नहीं जाना चाहिए। यानी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो स्टैंड लिया गया है और ये जो बात की गई है, खासतौर पर हम इस हालात में कहें कि मुझे तो सही लगती है, ये बिल्कुल सही लगती है। जो हमारी बात हुई थी कि इसको भी बाईपास करने के बड़े तरीके हैं, जो कंपनीज रजिस्टर करवा के कोई पता नहीं होता। ये निजाम इस अंदाज से वजह किया गया है कि जो ब्लैक मनी है, अभी तो हम देख रहे हैं वो अमनेस्टी स्कीम भी आ गई थी, और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जिसे आप प्राइवेट बैंकिंग कहते हैं, ये सारा डिजाइन ही इसलिए है कि जो, और यही सबसे बड़ा सवालिया निशान यहां नहीं, यूरोप में, इवन मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं कि जो सवालिया निशान बना है वो ये कि इनकी दौलत भी सैक्रोसैंक्ट, इनके पैसे मुकद्दस, इनकी हर चीज मुकद्दस, और आवाम की जो रोटी भी है उससे भी वो तंग। तो इसलिए लोग देख रहे हैं कि इसमें से कुछ निकलेगा या फिर हमें वही भूख निकल के हमारे घरों में आएगी और इनके घरों में पिजारो दौड़ेगी, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हम देखते हैं वो तो ये देख रहे हैं ना लोग कि भाई एक मुल्क की मैशत बर्बाद होगी। अच्छा भाई, आपकी तो आबाद होगी, आपका एक घर था प्राइम मिनिस्टर साहब का, आप कहते हैं 6 हो गए, हमारा एक भी जो है हाथ में से जा रहा है। दीज आर द क्वेश्चन, दैट वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड पीपल आर आस्किंग, क्योंकि जमहूर और जमहूरियत का काम ही ये है कि फैसिलिटेट करे आम आदमी। बहरहाल इस हवाले से हमने बात किया, काफी अहम इशू है जो कि हमने बात की। एक और अहम इशू भी है जिसमें हम बात करेंगे, वो ये है कि अमेरिका की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में गैस पाइपलाइन मंसूबे पर मुआहिदा तय पा गया है। इस पर रद्दअमल क्या है मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से, यानी कि अमेरिका में इस पर क्या रद्दअमल पाया जाता है, पाकिस्तान में इस पर क्या रद्दअमल है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अगली अहम खबर यह है कि अमरीकी मुखालिफत के बावजूद कल पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की बुनियाद रख दी गई। इस पर अमरीका का रद्दअमल क्या है, ये जानते हैं। वॉशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अवैस सलीम। अवैस, अमरीका में क्या रद्दअमल पाया जाता है इस मुआहिदे पर? देखिए, बज़ाहिर तो इस वक्त जो अमेरिका का सरकारी मौक़िफ़ है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिकी हुक्काम से, उनका कहना है कि हमने पाबंदियों से मुतल्लिक कोई लगी लिपटी नहीं रखी। पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह कर दिया है कि अगर इस मंसूबे पर काम आगे बढ़ा तो ईरान सैंक्शन एक्ट के तहत जो पाबंदियां हैं वो पाकिस्तान पर लागू हो जाएंगी। बल्कि आज उनसे ब्रीफिंग में ये सवाल किया गया बड़ा खुल के कि पाकिस्तानी जो कराची की स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई थी इस इफ्तिताह के फौरन बाद इस खदशे के पेश नजर के अमरीका पाबंदियां लगा सकता है। तो क्या अमरीका पाकिस्तानियों के खदशात को दूर करने के लिए कोई बयान जारी करना चाहेगा? तो तर्जुमान ने कहा कि वो ऐसा कोई बयान जारी नहीं करेंगे क्योंकि ये खदशात बिल्कुल बजा हैं। तो सरकारी पोजीशन में तो अमेरिका की कोई तब्दीली नहीं आई और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त इस हवाले से कोई बातचीत भी नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाबंदियां स्लैब कर सकते हैं, वो अजीब सी सूरत हाल है। गैस भी हमें चाहिए, $9 बिलियन भी हमें चाहिए, जिस तरह ADB ने अभी कहा है। ऊपर से अगर पाबंदियां भी हमारे ऊपर लगा देते हैं,
ये क्या सिनेरियो डेवलप होता नजर आता है? और इस हवाले से अमेरिकन कोई अपना रद्द अमल नहीं देते कि अगर हम इस तरह से एक एटमी पावर जनूबी एशिया में इस तरह से इकोनॉमिकली खुदा न खास्ता सिंक करती है तो इट शुड नॉट बी अ गुड ओमन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, इस हवाले से अमेरिका ने इससे पहले भारत को, जापान को, यूरोपियन यूनियन को जो ईरान से तेल दरामद करते हैं कुछ पाबंदियों से मुस्तस्ना किया है, लेकिन अमरीकी हुक्काम का ये कहना है कि ये इस्तिस्ना इन ममालिक को सिर्फ इस सूरत में दिया गया था कि वो इस बात पर आमादगी जाहिर करें कि ईरानी तेल पर वो जो अपना इन्हिसार है वो दर्जा बदर्जा कम कर देंगे। जबकि पाकिस्तान अगर ये पाइपलाइन अमेरिका के ईरान के साथ जो है इसको लेकर आगे चलता है तो ये तो इन्हिसार मुसलसल रहेगा, इसलिए इस तरह के इस्तिस्ना का सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा अवैस, यहाँ पर मैं एक आपसे अवैस ये आपने बात कही कि देखिए इस वक्त ये जो ईरान की जो गैस पाइपलाइंस हैं वो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहा, अभी एक जो इफेक्टिव है उनकी टर्की को वो सप्लाई कर रहे हैं, आर्मीनिया को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन ममालिक पर तो कोई अमेरिका ने सैंक्शन की बात नहीं की, वो तो मुसलसल गैस ले रहे हैं और उन्होंने कोई वादा नहीं किया कि वो अपनी गैस लेने में कुछ कमी करेंगे। देखिए, ये तो दो मुल्कों के बराह रास्त ताल्लुकात की बात है। अब हम ये नहीं जानते कि उन ममालिक के साथ अमेरिका की किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। तुर्की बराह रास्त अमेरिका का बड़ा अहम पार्टनर है उस खत्ते में। अमेरिका की इस वक्त पाकिस्तान से जो मुतालबा है इस हवाले से वो ये है कि पाकिस्तान अपने तवानाई बहरान पर अमेरिका के साथ बातचीत करे और जो जरूरियात हैं अमेरिका उनको दूर करने के लिए मदद भी फराहम करने को तैयार है। पाकिस्तान अगर अमेरिका को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाए कि अमेरिका जिस किस्म की मदद फराहम कर रहा है उससे पाकिस्तान की जरूरियात पूरी नहीं होती हैं और पाकिस्तान को फिर भी जो है वो इस पाइपलाइन का मंसूबा चाहिए। जैसे अमेरिका बार बार तुर्कमानिस्तान से जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है उसकी बात करता है। अब हम ये जानते हैं कि वो मंसूबा जो है बहुत ज्यादा महंगा है। ईरान ठीक, अवैस सलीम बहुत शुक्रिया आपका। समी साहब, अवैस ने जो बात की है कि तुर्की के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, तो ये ताल्लुकात भी बीच में मैटर करते हैं कि ईरान से गैस पाइपलाइन कौन सा मुल्क ले सकता है। देखिए, अगर तो लॉ की बात है, अगर सैंक्शन इसलिए लगनी है कि आपने ईरान की गैस ली है तो वो फिर टर्की हो या पाकिस्तान हो वो तो सब पे सैंक्शंस आपको लगानी पड़ेंगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कल वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे, एक बड़ा तवील सफ़र था। पहले चाह बहार एक जगह उनकी, वहाँ पर जहाज़ लैंड किया, फिर तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव थी, जिसके बाद हम पहुँचे वो जो बिल्कुल पाकिस्तान और ईरान का एक बॉर्डर एरिया, 0 पॉइंट जिसे कहते हैं, वहाँ पर बाकायदा वो उस गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह हुआ। तो उसमें जो माहौल था वहाँ पर, उसमें बिल्कुल कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही थी कि ये कोई किसी किस्म का कोई स्टंट है। एक बिल्कुल रियल डील लग रही थी। उसमें ईरानियन जो थे, गर्म जोशी नजर आ रही थी उसमें, ईरानियन बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। और वहाँ पर जाके हमें पता चला कि उन्होंने, जब इंडिया ने इस गैस पाइपलाइन से अमेरिका के प्रेशर की वजह से निकलने की बात की, तो ईरान ने इंडिया को तमाम प्रोजेक्ट से ऑफ कर दिया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ये सारी डील बनाएंगे। तो बहुत सारा इन्हिसार है उस ईरान का पाकिस्तान के ऊपर। और जो पाकिस्तान की हमें उसमें कल नजर आया, खास तौर पर आप देखें कि इस इशू को आगे चलकर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक्सप्लॉइट करेगी, क्योंकि बतौर खास जो लोग लाए गए थे उनमें यूसुफ रजा गिलानी जो साबिक वजीर आजम है, लेकिन उसका यहाँ पर सदर ज़रदारी ये ऐलान कर चुके हैं कि जो पीपल्स पार्टी की आने वाली कैंपेन है उसको यूसुफ रजा गिलानी चलाएंगे, तो इसलिए उनको भी साथ रखा गया, वो भी स्टेज पर खड़े थे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो पीपल्स पार्टी ये बताना चाह रही है कि ये पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक हमने एग्रीमेंट किया है और हमने इसमें बिल्कुल किसी भी अमेरिकन प्रेशर को नहीं लिया। तो एक तो चीज़ हमें वो वहाँ पर नजर आई। दूसरा एक चीज़ जिस पर ईरानियन सवाल कर रहे थे इसके फ्यूचर के हवाले से कि आने वाला सेटअप क्या होगा। बस शहबाज शरीफ साहब भी इन्वाइटेड थे, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट जरदारी ने उन्हें इन्वाइट किया था कि आप भी जाएं, ताकि ये बात, ये तासुर जाए कि पूरी कौम इस गैस पाइपलाइन को लेना चाहती है। लेकिन उन्होंने बाज़ वजूहात की बिना पर वो नहीं गए। लेकिन इससे एक ये सवाल जो है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि
इस गैस पाइपलाइन के इशू पर आपको नेशनल कंसेंसस जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। अगर कंसेंसस नहीं होगा तो ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है ये मुकम्मल होने के इसके इम्कानात कम हो जाएंगे अगर अगली गवर्नमेंट इसको आकर वापस कर लेती है। तो ये एक कौमी इशू है, इसको क्योंकि हमने अपने मफादात के मुताबिक ये फैसला किया है। और बिल्कुल कल जो एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस था प्रेसिडेंट जरदारी का, उसमें यह था जो उन्होंने वर्ल्ड को मुखातिब करके कहा कि डोंट ट्राई टू डिफाइन अस, वी नो व्हाट इज आवर डेफिनेशन। तो बेसिकली ये जो मामला है ये एक ऐसा मामला है कि जो जिसको देखना था और उन्होंने वहां पर इसको बिल्कुल इसका इजहार किया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, मेरा ख्याल है वी शुड नॉट टेक इट दैट, मतलब ठीक है अगर ये बड़े सीरियस होते एनर्जी क्राइसिस में, तो एनर्जी क्राइसिस तो यहाँ था ही नहीं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वही अगर ये यहाँ पे उसको टैप कर लेते तो हमें शायद ये भी ना लेनी पड़ती। तो मेरे ख्याल में इसे एक ज्यादा इलेक्शन का टुवर्ड्स द एंड ऑफ पीपीपीज रिजीम अब ये आ गया है। अब ऑनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगली गवर्नमेंट का होगा, लो जी करो, हम तो करके चले गए हैं, इलेक्शन में हम इससे खेलेंगे। अगर इसको ये कुछ सीरियस काम कौमी करने होते तो अब तक ये सारे काम हो ना गए होते जो 5 साल से हो रहा है। तो एक हाइप क्रिएट की जा रही है। और हां, कल अगली गवर्नमेंट आके ये कर सकेगी या नहीं, अगली गवर्नमेंट जो आके बजट बनाना है और जो अपने आप को ये टैक्स लगा नहीं सकते, ये जो बिलियंस लेके भाग रहे हैं यहाँ पे लोग, इनको आप टच नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एक आदमी के पास पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज से ज्यादा पैसे पड़े हैं और शेडी किस्म के पैसे पड़े हैं, कोई एक नंबर नहीं पड़े हुए। एक नंबर वालों को ना छेड़े, उनको आप टच नहीं कर सकते। IMF से आपने पैसे लेने हैं और आखिरकार एकदम आपको एनर्जी क्राइसिस याद आ गया जब पाकिस्तान, और ये एनर्जी क्राइसिस 5 साल से आपने यहां किया क्या कि किसी को पकड़ा आके आपके यहाँ टीवी पे मैंने बैठ के कहा, अहमद मुख्तार साहब कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ एक लफ्ज है, करप्शन और बदनुमानी, जिसकी वजह से इनके अपने वजीर हैं कि जिसकी वजह से हमारा बिजली का क्राइसिस है, उसको तो आपने ठीक नहीं किया। अब ईरान से सारी आप बेहतरी और हदायत लेके आएंगे। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में लेट्स नॉट रीड दैट मच इनटू इट। इसमें 2-3 चीजें हुई कि एक तो रिफाइनरी का जो एक प्रोजेक्ट है $4 बिलियन से, उसका MOU साइन होना था, उसके लिए कुर्सियां भी लगाई गई, लेकिन बाज वजूहात की बिना पर जो हमें नहीं पता वो उस पर साइन नहीं हो सका। अच्छा, ये जो काजी साहब ने अभी बात की ना कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ द रिजीम, क्योंकि कल हमारा भी यही सवाल था, तो उस पर जो एक मौक़िफ़ सामने आया वो ये था कि क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट थी ये आनी थी चाइनीज कंपनी से, चाइनीज बैंक से आनी थी, और उसके लिए बड़ा एक निगोशिएशन होती रही। लेकिन क्योंकि इस चाइना अमेरिका का बड़ा प्रेशर था, इसलिए बार बार कभी एक आप कदम आगे बढ़ते थे तो फिर कुछ रुकावट आ जाती थी, फिर वापस आपको आना पड़ता था, जिसकी वजह से ये जो एग्रीमेंट है इस पर बहुत ज़्यादा इस पर डिले हुआ। लेकिन पाकिस्तान का इसके अलावा जो एनर्जी क्राइसिस है वो हटता हुआ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बड़ा टाइम आपको लगेगा। और फिर एक और जो अकाबरीन ने बात बताई वहां पर हमें यह था कि ये जो एक पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस किया गया है ना, इसके पीछे भी यही एक सोच कार फरमा थी कि किसी तरीके से ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दूरी पैदा की जाए, जो पाकिस्तान है उसको डिवाइड किया जा सके फिरका बंदी की बुनियाद पर। लेकिन उस पर ना तो कौम हमें डिवाइडेड नजर आई, दहशतगर्दी के वाकयात के बावजूद लोगों ने साजिश को समझा, और फिर बिल आखिर ईरान के साथ हमने गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट भी किया जो पाकिस्तानी मफादात के मुताबिक है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये अगरचे कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये इलेक्शन स्टंट है, हो भी सकता है कि ये हो, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसका पाकिस्तानी अवाम के मफादात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखिए 4000 मेगावाट बिजली उससे बन सकती है, और इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट ये बिजली भी लेना चाह रहे हैं ईरान से। तो जो रीजनल अलायंसेज है, जो हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मसला हल होगा। अमेरिका यूरोप बहुत दूर है और उस पर ईरान तो हमारे पड़ोस में। ये तो मैं कह रहा हूं भाई, आपके जो अपने प्रोजेक्ट लगे हो वो तो अमेरिका यूरोप से भी ज्यादा करीब है। हम डिवाइडेड नहीं है भाई। आप रियासत कैसे डिवाइडेड है, अवाम कहां डिवाइडेड है, हमें बताएं। पर खुद टीवी पे बैठ के बात करते हैं फलां अदारा फलां के फलां, ये कहानियां अवाम एक हैं। आप उन्हें एक यकजहती का दर्स ना दें। 5 साल जो आपने उनका हशर किया वो आपके सामने है, एंड वो बिल्कुल रिलीफ मांग रहे हैं। इलेक्शन कर लें और वो खामोशी से देख रहे हैं कि पाइपलाइन के जरिए हमारी जिंदगी में बेहतरी ले आए, इलेक्शन के जरिए लेके आए। दे आर वेटिंग। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि अवाम इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे हैं, यूरोप में क्या कर रहे हैं। उनको आप कोई आदमी चाहता नहीं है कि वो घर से निकले और जाके डंडे खाए और मारे। दुनिया में जो ये तंगी और परेशानी है वो इसलिए है कि आप नाम हमारा लेते हैं, मफाद कार्टल्स के होते हैं।
अब ये किसका ठेका है? अभी LNG की बात करेंगे जिसको रोक दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे कि जनाब एक आदमी एक कंपनी को आपने कहा उसको बाहर कर दिया, दूसरी को ठेका दे। ये सारी कहानी हो रही है और आई थिंक इसमें से अवाम के लिए क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। बहरहाल काजी साहब जो भी बात है, ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और एक बात आयशा महबल, एक पीपल्स पार्टी के जो लोग थे वो बड़ा प्राउडली कह रहे थे वहां पर कि जनाब देखें, अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएंगे तो वो पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया, मिसाइल प्रोग्राम अगर लेके आना है तो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लेके आई, और अब अगर ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन है तो वो पीपल्स पार्टी, तो जो स्ट्रेटेजिक बड़े बड़े उनका ये दावा था। इस तरह करते हैं, बाकी का काम नवाज शरीफ साहब को रोटी कपड़ा मकान वो दे दें, क्योंकि हमने मिसाइल का मंशूर नहीं दिया था, हमने एटम बम का मंशूर देकर पीपल्स पार्टी नहीं बनाई थी, रोटी कपड़े और मकान पे बनाई थी, वो किसी कहीं और से मांग लेते हैं। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। काबीना ने सूबे में हाई कोर्ट के 5 नए बेंच बनाने की मंजूरी दी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। खबर यह है कि काबीना ने सूबे में हाई कोर्ट के 5 नए बेंच बनाने की मंजूरी दे दी है। ये बेंच सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरांवाला और डेरा गाजी खान में बनाए जाएंगे। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मोहिउद्दीन फैसलाबाद से। उनसे पहले बात करेंगे। गुलाम मोहिउद्दीन, बताएगा इस हवाले से जो आया है हुक्म, क्या आपके पास अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल आयशा, फैसलाबाद के जो वकला हैं वो तकरीबन 1 माह हो चला आज वो अदालती बाइकाट पर है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर ये धरना दिया हुआ है वकला ने, और मुतालबा ये था कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट का बेंच कायम किया जाए। ऐसी ही एहतजाजी तहरीक सरगोदा में भी चल रही है और वहाँ भी अदालती बाइकाट जारी है 3 से 4 हफ्तों से। पंजाब काबीना ने कल मंजूरी दी है और 5 डिवीजनल हेडक्वार्टर जिसमें फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, डीजी खान और साहिवाल में उसको बेंच कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। अब ये गवर्नर पंजाब के पास मशावरत के लिए समरी जाएगी। गवर्नर पंजाब अब लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मशावरत करेंगे और उसके बाद कुछ रिजल्ट निकलने का इम्कान है। अब अभी तक तो वकला ने यहाँ इसको खुशामदीद ही कहा है कि अच्छा फैसला है कि मुतालबा तस्लीम हुआ है हाईकोर्ट बेंच के क्याम का, लेकिन जो बाकी 3 डिवीजन को बीच में शामिल कर लिया गया है, डीजी खान और गुजरांवाला और साहिवाल को, वहां से तो कभी मुतालबा ही सामने नहीं आया। खासकर साहिवाल तो भी हाल ही में डिवीजनल हेडक्वार्टर बना है और मुतालबा जो फैसलाबाद के वकला का था वो डिवीजन की बुनियाद पर नहीं था, वो हाई कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस जो वहां मुकदमात लगे हुए थे, वहां फैसलाबाद के रीजन के मुकदमात की तादाद 35 से 40% थी। इस बुनियाद पर हम ये मांग रहे थे फैसलाबाद के तमाम शोबाजात, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट असेंबली, यानी कि जो पूरी कंसेंसस यहां डेवलप था कि यहां पर हाईकोर्ट बेंच कायम किया जाए। गवर्नमेंट ने भी आखिरी दिनों में अब ये समरी मंजूर की है। काबीना का आखिरी इजलास था। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट सा ही इसको एक बनाया गया है, चूंकि गवर्नर के पास जाएगी, गवर्नर 10 दिन के अंदर अंदर वापस करने के पाबंद है। 10 दिन बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी, लिहाजा ये जवाबदेह नहीं होंगे। वकला ने इसको खुशामदीद तो कहा है, लेकिन हाल नजर यही आ रहा है बाहर कि ये सियासी सा ही इकदाम किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, लेकिन मजबूरी तौर पर फैसलाबाद के वकला खुश है कि मुतालबा कुछ हद तक मंजूर हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये तो बताएगा मोहिउद्दीन के इन शहरों में हाईकोर्ट बेंचेस से फायदा क्या होगा असल में? असल में आयशा बात यह है कि इंसाफ दहलीज पर मिले और फौरी मिले, ये एक मुतालबा था। यही एक कानून को बुनियाद बनाया गया था वकला की जानिब से कि फैसलाबाद के जो यहाँ फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक्सिंग, यहाँ तक झंग का आखिरी इलाका 18 हज़ारी और सरगोदा के जो मियाँ वाले तक के लोग हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में अपने केसेस लेकर जा रहे हैं और यहाँ से उनको वहां ना जाना पड़े, यही उनको इंसाफ मिलता रहे। वहां जाके फिर आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में किस तरह के केसेस होते हैं कि पेंडिंग होते रहते हैं, लिहाजा इसको बुनियाद बनाया गया था यहाँ बेंच कायम किया जाए। अभी इसकी शुक्रिया आपका। इसी इशू पर हम बात करेंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर अहमद अवैस साहब। अहमद साहब, ये बताएगा कानूनी तौर पर हाई कोर्ट बेंच बनाने से क्या फायदा होगा? कानूनी तौर पे तो मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं होगा और वैसे भी इसकी कोई अफादियत जो है नजर नहीं आती। आप देखिए कि एक मैं आपको थोड़ा सा वाक़या बताता हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो पेशावर तक थी पहले, जब काफी अर्सा पहले, और उसके बाद उसको रिड्यूस की तो दिल्ली तक
जब पाकिस्तान बना है तो दिल्ली लाहौर हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन में था और कोई सर्किट बेंच नहीं था, सिर्फ लाहौर सेंट्रलाइज था, लाहौर हाईकोर्ट में ही बेंच जजेस बैठते थे और दिल्ली तक लोग जो थे वो हाईकोर्ट के केसेस के लिए वो लाहौर आते थे। और इससे एक और आपको बताऊं, इस वक्त भी अगर आप हिंदुस्तान को देखिए तो इंडिया में इतना बड़ा इंडिया है, आप देखिए कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हुए 2.5-3 घंटे की फ्लाइट जहाज की टाइम लगता है जी। लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ दिल्ली में है, कोई सर्किट बेंच नहीं है उसका। और जिसने केस को लड़ना है, आना है, उसको इतनी हजारों किलोमीटर की मुसाफत तय करके उसको दिल्ली में आके केस के लिए और लड़ना होगा। इसी तरह से हाई कोर्ट के भी सर्किट बेंच जो हैं वो नहीं है। और पाकिस्तान में बहरहाल ज़िया-उल हक के जमाने में जब वकला की उन्होंने स्ट्रेंथ को तोड़ना था तो उन्होंने पहली दफा ये किया कि जी इसके बेंचेस बना दिए। उन्होंने 3 बेंचेस, एक रावलपिंडी में, एक मुल्तान में, एक बहावलपुर में पहले भी होता था। नहीं अवैध साहब, इससे ये मुतालबा जो है वो शुरू हो गया। उसकी वजह कि एक दफा आपने एक असूल को तोड़ा तो फिर उसमें आप गुंजाइश नहीं होती, फिर आप तोड़ते चले जाते हैं। नहीं अवैध साहब, मैं आपने ये सवाल उठाया कि वकला की ताकत को तोड़ने के लिए, अब अगर बेंच फैसलाबाद में भी बन जाता है और सरगोदा में भी बन जाता है, गुजरांवाला में भी, तो वकीलों की ताकत तो नहीं टूटेगी, वकील तो वहां पर भी मौजूद है। हाँ अलबत्ता जो लाहौर में बैठे वकील तमाम इलाके के मुकदमात लेते हैं, उनकी इनकम जरूर कुछ कम हो जाएगी। सब इसमें इनकम की बात नहीं है, इसमें बात यह है कि ये जो एपलेट बेंच जो खासतौर पर हाई कोर्ट की जो पोजीशन होती है वो एक सेंट्रलाइज पोजीशन नहीं, उसकी वो प्रेस्टीज, वो इज्जत जो है ये तमाम दुनिया में आप देखिएगा कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो इस तरह से उनको डाइवर्सिफाई नहीं किया जाता। उनको पूरा डिसेंट्रलाइज अगर कर देंगे तो एक 2 जजेस मुख्तलिफ डिवीजन में जाके बैठ जाएंगे तो उनकी वो अहमियत और वो क्वालिटी ऑफ वर्क वो सब का सब जो है वो खत्म हो जाएगा। ये एक तारीख आप नहीं समझते कि जब जजेस बैठे होंगे वहीं पर और लोगों को इंसाफ मिलेगा, उनकी कॉस्ट कम होगी, इंसाफ भी जल्दी मिलेगा, इससे तो उनकी तौकीर में, इज्जत में इजाफा होगा अगर वो अपना काम सही तरीके से कर सकेंगे तो। नहीं, इंसाफ में आप देखिए ना, इंसाफ को जल्दी मिलने की बात तो होती है जो लोअर कोर्ट में जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है। नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट 7-7 दिन में फैसले कर रही है, एक दिन में फैसला कर रही है। हाई कोर्ट में तो आप एपलेट वर्क लेके जाते हैं और या उसके लिए जुरिस्डिक्शन है, तो इसलिए जो एमिनेंट डेंजर की बात होती है वो तो आपके पास वो नीचे मॉडर्न जुडिशरी में होती है। वहां पे क्वालिटी ऑफ वर्क को भी बेहतर करना चाहिए, वहां पे इनकी तादाद भी बढ़ानी चाहिए और उसको बेहतर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि तारीख में एक दफा ऐसा वाकया हुआ है कि वो जो किताब है ना उनकी ये तारीख इसकी पाकिस्तान की डिवीजन के ऊपर, इंडिया के पाकिस्तान की जो फ्रीडम एट मिडनाइट, जी जी, उसमें एक वाकया लिखा है कि माउंटबेटन ने जब कायद-ए-आज़म को कहा कि हम प्रोविंसेस को डिवाइड करेंगे मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी बेस के ऊपर, और पंजाब और बंगाल की डिवीजन की उन्होंने ऊपर जोर लगाया और एग्री कर लिया कि ये डिवाइड होनी चाहिए। जब ये डिवाइड करने का एग्री कर गए तो फिर उसने कहा कि हम डिवीजन को भी डिवाइड करेंगे, ठीक, और फिर उन्होंने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट को भी डिवाइड करेंगे, तहसील को भी डिवाइड करेंगे। तो कायद-ए-आज़म इसके ऊपर बड़े डिस्टर्ब हुए और उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट मॉक ईट इन पाकिस्तान। तो इसके ऊपर माउंटबेटन ने जो अपने कमेंट्स भेजे लिख के, उसमें लिखा कि ऑन दिस पॉइंट ऑफ लॉजिक आई मेड द ओल्ड मैन मैड। तो आपने जब एक दफा एक एग्री कर लिया तो फिर नीचे तक आपको रोका नहीं जा सकता। तो यही बात यहाँ पर भी है कि जब बाकी डिवीजन बेंच आपने बना लिए तो इनको हाईकोर्ट को बाइफरकेट किया और 2 बना दिए, तो 3 तीसरे और चौथे बनाने में भी क्या कबाहत है। चलिए, क्या कबाहत है। बहुत शुक्रिया अहमद अवैध साहब आपका। जी समी साहब, उन्होंने तो कहा कि अच्छा एक देखिए बात सुने, मैं तो उसको ये तो बना दे ना बना दे बेंच, अच्छी बात है। बात यह है कि अभी एक मंशूर आया है मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने कहा जी हम आम आदमी की आमदनी 15,000 कर देंगे, बड़ी मेहरबानी, मुझे 15,000 में आप एक जूनियर वकील हायर करके दिखा दें। इश्यूज क्या है, आम आदमी का क्या इशू है कि आपने इंसाफ इतना महंगा कर दिया कि 70 से 80% आबादी जो 8,000 या 6,000 रुपए या इससे लेस कमाती है वो कैसे जाएगी? वो कैसे जाएगी? देखिए आप इतना यू हैव नहीं सस्ता ऐसे कर दे जैसे पंजाब केस में आपके बड़े बड़े वकीलों ने 3-3 करोड़ रुपए लिए, एक वजीर थे, एक 5 में बड़े दानिश्वर हैं। देखिए ना मजाक ना लोगों को, बात यह है मुझे ये बताएं कि 6 से 8 पॉलिटिकल गवर्नमेंट कह रही है 6 से 8,000 रुपए हम कर रहे हैं, एक ने 8,000 किया, एक ने 9,000 किया, एक ने कहा हम दे देंगे कहीं तदरीजी तौर पर 15,000 रुपए। 15,000 में जूनियर वकील को भी आप जिले की सतह पर हायर नहीं कर सकते।
क्या कोई आदमी इस इशू पे बात करने को तैयार है? या इस कौम का ये इशू है, या कौम का ये इशू है कि ज्यादा वकीलों को केस लाहौर में मिलेंगे या इनके निकल के फैसलाबाद चले जाएंगे? दिस इज व्हाट वी आर सेलिंग एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक आप अपनी राय दे सकते हैं। फैसलाबाद में बेंच बनता है और वहीं पर साहिल अदालत में चला जाता है, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। बनाए तो अगर कॉस्ट कम होगी तो इंसाफ सस्ता आपने कर दिया ना। अब जाके जरा अदालत में मुझे बताएं ना, क्या कहा इंसाफ सस्ता? आपका मजदूर इंसाफ ले सकता है? हायर कोर्ट देखिए, जो हायर कोर्ट्स में मुकदमा जाते हैं ना, उसके लिए बेचारों को आना पड़ता है, लाहौर आना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में, फिर इस्लामाबाद जाना पड़ता था। तो अगर आप मकामी बेंच कायम कर देंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे लोगों की कॉस्ट कम हो जाएगी, लोग वहीं पर अपने उनके मुकदमात का फैसला हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं किसी तरीके से सारी बहस और सियासत और कानून को कहीं अवाम की दहलीज तक भी ले जाएं। ऊपर ऊपर का खेल ही हम बोलते हैं, ऊपर के इश्यूज को हम बड़ा इशू समझते हैं। बहरहाल अच्छा है, बन जाने चाहिए जिस तरह फैसलाबाद की अवाम चाहते हैं। मगर डेरा फैसलाबाद वाले क्या कह रहे थे कि भाई डेरा गाजी खान की, क्या मुझे उनके लहजे से लगा कि भाई अगर आप अपना बनवा रहे हैं तो डेरा गाजी खान वालों को भी बनवा दें। हर कोई उसको मोनोपोलाइज कर रहा है। इससे अवाम को कितना फायदा होगा? बहरहाल हम यही चाहते हैं कि जितने भी बेंचेस बने, अवाम को इससे जरूर फायदा होना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम में अभी वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनको ले लेते हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर से जावेद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है जी जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं तो कराची से बोल रहा हूँ, नजम। अच्छा, नजम बात करें कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं भी इसीलिए परेशान हो रहा था। अच्छा जी, मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये समी साहब जो बात कर रहे थे, वाकई ये गैस लाइन जो है एक बड़ा अजीम कारनामा है जो पीपी वालों ने पहले भी बहुत काम किया। आपकी बात सही है। और क्या कहते हैं, इन हालात के बावजूद भी के काम बहुत से इदारों में, बहुत से मसलों में काम नहीं करने दिया गया। और काजी साहब की बात जो है, काजी साहब प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव जाहिर करें माजरत के साथ। कहीं कहीं तो फेवर किया करें। मैं आपको बहुत शौक से सुनता हूँ, पहले भी मैंने आपकी कॉल की है। समी साहब को मैं बहुत फेवर नहीं करता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी करते हैं और नेगेटिव भी कर लेते हैं, मतलब बात कर लेते हैं। दूसरे ये कि ये तो इलेक्शन में पता चल जाएगा आपको कि कितने काम हुए, तो इसके लिए बड़ी डिटेल चाहिए। आपका इतना टाइम भी नहीं है और इतना वो भी नहीं है। और मैं आपके दोनों को बहुत अच्छी तरह सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नजम साहब, मैं तो इतना ही अर्ज कर सकता हूँ कि अगर गरीब आदमी के हकूक मांगना नेगेटिव है तो मैं पता नहीं, या अगर हम ये कहते हैं कि यार उसको आपने मंशूर में लिख रखा है, रोटी देनी है, छत देना है, इलाज देना है, तालीम देना है, जिससे उसके बच्चे महरूम है कुली तौर पर, तो मेरा नहीं ख्याल ये नेगेटिव बात है। आपके जवाब मतलब ये देखे ना, आपने बना लिया, आपने इलेक्शन जीत लिया, कोई हार गया, कोई वजीर बन गया, ये तो ये भी बड़ी पॉजिटिव है आपके लिए। मगर कुछ अवाम के भी नेगेटिव पॉजिटिव है। जिस तरह बड़े लोगों के करंट अफेयर्स होते हैं, इस तरह आम आदमी के करंट अफेयर्स भी हैं। रूस की रोटी, दाल की कीमत, उसका बच्चे को इलाज मिला है या बेइलाज मर गया है, ट्रीटेबल डिजीज से मर गया। देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट वी हैव इम्पोज्ड अपॉन द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वैसे मैं एक जो कॉलर की जो बात है, इनके जवाब से मुझे अंदाजा हुआ कि इन पर कोई असर नहीं हुआ उसकी बात का। आपकी स्टोरी का अच्छा, ये एक और स्टोरी है, पता नहीं ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, मगर सुप्रीम कोर्ट ने LNG की इंपोर्ट का जो ठेका है उस पर एतराज उठा दिया। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उठाया, ECC इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ मेंबरान ने भी कहा कि जनाब ये दुरुस्त नहीं था, क्योंकि एक जो उसमें बिडर था उसको मेरे ख्याल में डिस्क्वालीफाई किया उन्होंने और दूसरे को उसको दे दिया। मगर हमारे साथ होंगे हारून अगर लाइन पे, तो हमें बताएं क्योंकि ये $multi billion एक मनसूबा है। तो हारून से पूछते हैं। जी हारून, ये बताइए ये क्या मामला क्या था मुख्तसरन, और अब बात कहां पर पहुंची है? देखिए, इसकी समाअत कल उल्टी चीफ जस्टिस सरबराही ने 3 रुकनी बेंच ने की थी और एकदम से थोड़ी सी हियरिंग हुई। 20 मिनट की कुल हियरिंग थी, 20 से 25 मिनट, और उसमें हमें पता चला कि अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई इसमें इसी बात का खदशा का इजहार किया गया, जो भी आपने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उसने अप्रूवल नहीं दिया था बाकायदा तौर पे, और उन्हें ये मामला काबीना डिवीजन को भिजवा दिया था। काबीना ने इसका अप्रूवल दे दिया था। जो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया गया था गैर मुल्की एजेंसी को, उस पर खदशात का इजहार किया गया था। तमाम चीफ जस्टिस ने यह समझा कि क्योंकि ये $multi billion प्रोजेक्ट है और इससे काफी
छोटी काली जो है या बहुत बड़े किसी भी बेजाबती का खदशा हो सकता है, उसके पेश नजर उन्होंने फिल वक्त स्टे ऑर्डर जारी कर रखा है और तमाम मसले का हुकाम। अच्छा अरुण, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इस पे जो हमारे साबिक वजीर खजाना चले गए हैं उन्होंने भी एक दफा अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था। यकीनन बिल्कुल रिजर्वेशन का इजहार किया गया था। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो SSGC के सरबराह है इस वक्त, वो 7 तारीख को 7 मार्च को भी 4 रोज कबल जो है वो अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं। और ये भी कल पेश हुए थे, इनसे भी अदालत में पूछताछ की गई कि क्या आप समझते हैं कि ये कवानीन के मुताबिक था, तो इनका यही कहना था कि बिल्कुल कवानीन के मुताबिक ही अलॉट किया गया है, क्योंकि इनकी तमाम लोगों की रजामंदी से ये अलॉट हुआ था। इनके ये स्टेक होल्डर्स है इसके अंदर, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, SSGC है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सेक्रेटरी है। पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, चीफ जस्टिस ने कहा, शेख अजमत ने भी यही कहना था जस्टिस का, और इसी हवाले से उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया। तमाम इतने जिनका भी मैंने नाम लिया, तमाम मुतल्लिका इदारों को, स्टेक होल्डर्स को उन्होंने कहा है कि जो अपनी डिटेल रिपोर्ट है वो 18 मार्च को जो आइंदा समात है उसमें जमा कराए, ताकि जो अदालत है वो बाकायदा तौर पर मुआयना कर सके कहीं पे किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही आउट ऑफ द वे। तो और उसका तय करके हो सकता है ये स्टे ऑर्डर जो है वो वेकेट कर दिया जाए। तमाम फिल वक्त स्टे ऑर्डर है कि किसी किस्म की पेशरफ इस कॉन्ट्रैक्ट में या LNG का जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अभी तक अदालत ने बिल्कुल मना करा। अच्छा, एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन और दूं जो कल मुझे वहां पर मिली, जब ईरान जब हम लोग गए थे, कुछ ऑफिशियल से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये जो डॉक्टर हफीज शेख वजीर खजाना हमारे, इनसे जो इस्तीफा लिया गया वो इसलिए कि वो ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उसको बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे। क्योंकि उनकी हमेशा से तरजीहात रही हैं IMF, और वो जो काजी साहब ने जैसे कहा कि वो एक गैप है बड़ा अदायगियों में, तो उसके लिए कोई आपको लोन लेना पड़ेगा, तो उनका ये कहना था कि अगर आपने ईरान के साथ दस्तखत कर दिए या आगे बढ़े इसमें, तो एक तो वो नहीं मिलेगा, और दूसरा ये भी पता चला कि वो इस बात के भी हक में नहीं थे कि चाइना को गवादर पोर्ट दे दिया जाए। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिनकी वजह से उनसे रिश्ता तोड़ के उनसे सेनेट की सीट भी ले ली गई वापस। तो ये मैंने कहा बड़ी देर बाद याद आया, मेन पॉलिसी तो वहां उन्होंने रन की, जो मईशत जो असल इनका टेन्योर था वो तो उनकी मदद से आपने गुजारा, एकदम आखिर में आपको याद आया कि वो गलत हो गया। तो ये ना करे, डोंट डिस्टेंस योरसेल्फ, यू आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस। एक आज मैं स्टोरी एक ली है कोयटा से, बलूचिस्तान की, क्योंकि देखिए जो गवर्नर राज है, गवर्नर रूल है, हमारे आइन के मुताबिक 60 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने उसकी तौसीक करनी है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। अब जो बलूचिस्तान में गवर्नर रूल लगाया गया ये था 13 जनवरी को, तो अब मार्च आज 12 हो गई है, तो एक आध दिन में वो जो है मुद्दत खत्म होने वाली है और पार्लियामेंट से तौसीक नहीं हो रही, और जो हालात हैं बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आ रहा कि उनके पास इसकी सपोर्ट है। खत्म हो गया तो इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हैं इरफान आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? जी इरफान, ये मुद्दत खत्म होने वाली है कल या परसों, तो लग तो नहीं रहा कि इसकी तौसीक होगी, तो अगर ये गवर्नर रूल वाला ऑर्डर फिर 60 डेज के बाद तो सस्पेंड हो जाएगा, तो फिर ये असलम रईसानी साहब बहाल हो जाएंगे दोबारा? हाँ जी बिल्कुल सब भी आईनी तौर पर जो, क्योंकि ये असेंबली को सस्पेंड किया गया था, असेंबली को कह रहा हूँ हुकूमत को सस्पेंड किया गया था, तो नवाब असलम रईसानी जिनका इस्तीफा सिर्फ अपने इत्यादियों के पास मौजूद था, उन्होंने अपना जो इस्तीफा गवर्नर को नहीं दिया था, तो आईनी तौर पर जब ये सस्पेंड असेंबली 14 मार्च को बहाल हो रही है और इसकी मुद्दत पूरी हो रही गवर्नर रूल की, तो इसके बाद वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी ऑटोमेटिकली ये बहाल हो जाएंगे और उनकी पूरी काबीना भी बहाल हो जाएगी। और जिस तरीके से, क्योंकि पहले इससे कबल इत्तेहादी मुतालबा करते रहे कि हुकूमत को बहाल किया जाए, BNP अवामी जमीयत उलमा इस्लाम इसमें शामिल थे, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके इस मुतालबे को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब चूंकि ये मुद्दत पूरी होने जा रही है, तो नवाब असलम रईसानी अपनी काबीना के हमरा बहाल हो जाएंगे। तो लगता है कि 3, 4, 5 दिन की वजारत आला उन्हें फिर मिल जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, 3-4 दिन की वजारत आला मिल जाएगी। अब ये भी देखना है कि वो क्या वो इसको, क्योंकि असेंबली को खत्म करने या हुकूमत को खत्म करने की तहलील का जो आईनी तरीकाकार वो यही है कि वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी जो वो खुद इस्तीफा दें या फिर वो गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि असेंबली को तहलील किया जाए। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब वो इस मूड में नजर आते हैं कि वो, क्योंकि उनकी हुकूमत को जिस तरीके से खत्म किया गया था या सस्पेंड किया गया था, तो उस पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तमाम इत्यादियों के भी, तो अब वो इस पे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आया असेंबली को
जो मुकर्ररा मुद्दत है, जिस तरीके से बलूचिस्तान असेंबली का इरफान बहुत शुक्रिया आपका। इरफान बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आज के इश्यूज के हवाले से हमने बात तो कर ली। समीर साहब, काजी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम से। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल हाजिर होंगे नई खबरों नए तज्जियों के साथ। कल तक के लिए खबर ये है से अल्लाह हाफिज।